मित्रों नमस्कार। मैं सुधेंदु ओझा। आज मैं आपके सामने हस्तरेखा पर अपना पहला कार्यक्रम प्रस्तुत करूंगा। आशा है ये कार्यक्रम आपके सहयोग से, आपके इंटरैक्शन से, आपके प्रश्नों के माध्यम से और मेरी हो सकता है कुछ सुझावों के माध्यम से कुछ लंबी अवधि तक में चले। मित्रों, आपको आश्चर्य होगा कि मैं पत्रकारिता के क्षेत्र से और फिर ये हस्तरेखा के ऊपर बात क्यों करके करने लगा। तो आपसे ये जानकारी शेयर करना चाहूँगा कि हस्तरेखा मेरा बहुत, जब मैं स्कूल कॉलेज में था तब से मेरा इस पर बहुत अध्ययन रहा। मैं बहुत सारा समय अपना इनकी पुस्तकों पर पढ़ने में लगाया करता था। दो तीन शौक ज़बरदस्त थे उस समय में। एक तो क्रिकेट खेलना, दूसरा जो है पढ़ना और डिटेक्टिव नॉवेल्स इंग्लिश के पढ़ना, और तीसरा ये जो है अ, हस्तरेखा के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो पत्रकारिता तो मैंने विधिवत ग्रेजुएशन के बाद में प्रारंभ की 1982 के बाद में। और उससे पहले मेरे लेख फ्रीलांसर्स के तौर पर, जबकि मैं कॉलेज में ही था, रविवार जैसी पत्रिका में जो कि कलकत्ता से प्रकाशित हुआ करती थी, वहाँ दिनमान, पांचजन्य और इन सारे जो है खबर वाले, समाचारों वाले पत्रों में मेरे आर्टिकल्स छप रहे थे। एक आध कहानियाँ भी मेरी कानपुर से प्रकाशित हुई थी। तो 1982 के बाद में मेरा लेखन और प्रबल हो गया जब मैंने क्रिकेट छोड़ दिया। और फिर जब मैंने क्रिकेट बंद किया कॉलेज के बाद में, तो पूरी तरीके से मैं रेडियो, दूरदर्शन और लेखन की तरफ में मेरा रुझान आ गया। आप में से बहुतों ने मुझे हो सकता है आकाशवाणी से हिंदी न्यूज़ रीडिंग के दरमियान भी सुना हो। मैंने 1986 से 2000 तक में हिंदी समाचार वाचन करता था आकाशवाणी नई दिल्ली से। बहुत लेखन के बाद में राजनीतिक लेखन मेरा प्रमुख था, सामाजिक लेखन मेरा प्रमुख था। फिर मुझे इत्तेफाक मिला माया पत्रिका को दिल्ली कार्यालय में ज्वाइन करने का। हालांकि मुझे जो है दिल्ली प्रेस ने भी एंगेज कर लिया था एक तरीके से, किंतु वहाँ न जाकर के मुझे जो है माया आना उचित लगा, क्योंकि वो पत्रिका कुछ जो है सनातन धर्म विरोधी थी, दिल्ली प्रेस, तो वो मैंने ज्वाइन नहीं की। तो माया में मेरी लगातार कई कहानियां उन दिनों प्रकाशित हुई। आप ये देख रहे होंगे, ये पुराना 1984 का अंक है। श्रीमती गांधी की हत्या इसी वर्ष में हुई थी, उस पर भी मेरी कवर स्टोरी थी। और फिर जैसे मैंने कहा कि मेरे दिनमान में बहुत असंख्य लेख थे। पांचजन्य में थे, रविवार में थे, नव भारत टाइम्स, जनसत्ता, अमर उजाला, उनकी कोई गिनती नहीं थी। मैंने 1982-83 में ही एक बहुत बड़ी कहानी लिखी थी। ये आप देख रहे हैं, ये है लॉटरी अब सिर्फ भाग्य का खेल नहीं। ये मैंने रविवार में दे दी थी, भेज दी थी। और रविवार से श्री एसपी सिंह, स्वर्गीय एसपी सिंह जी का पत्र आया कि ओझा जी, आपकी इस स्टोरी की टाइप सेकंड कॉपी मिली है, ओरिजिनल अगर आप भेज दें तो हम इसको रविवार में लगा लेंगे। मित्रों, इस कहानी को मैं शीला झुनझुनवाला जी को साप्ताहिक हिंदुस्तान में दे चुका था। शीला जी संपादिका थी उन दिनों साप्ताहिक हिंदुस्तान की, और वो किसी न किसी कारण से ये टल रहा था प्रकाशन उसका। किंतु जब मैंने एसपी सिंह के पत्र का उल्लेख उनके सामने किया तो उन्होंने तुरंत फाल सिंह गिरोटा, जो कि उनके कवर फोटोग्राफर हुआ करते थे, ट्रांसपेरेंसी होती थी उन दिनों छपने के लिए, मेरे सामने उन्होंने फालिस गिरोटा को बुलाया
और उनको कहा कि भाई इसका कवर तैयार कीजिए, लॉटरी पर अगला अंक जाएगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि ये इस तरीके का मॉडल जो भी है एंगेज करके फाल में जो है इस ट्रांसपेरेंसी को शीला जी को दिया। और ये मेरा लेख जो है ये कवर स्टोरी है, और ये कवर स्टोरी प्रकाशित हुई 11 से 17 अगस्त 1985 में, 1985 में 11 से 17 अगस्त को। मेरी डेट ऑफ बर्थ 1961 की है, 25 जुलाई, तो उस हिसाब से ये 24 वर्ष में मेरी ये कवर स्टोरी साप्ताहिक हिंदुस्तान में प्रकाशित हुई। अच्छा, इसके पहले मैं ड्रग्स के ऊपर बहुत बड़ी स्टोरी कर चुका था, और वो भी मैंने प्रयाग शुक्ल जी को नवभारत टाइम्स में दी थी। तो प्रयाग शुक्ल जी दिनमान से यहाँ पर आ चुके थे नवभारत टाइम्स में, और वो रविवारी संस्करण उसके संपादन को देखा करते थे। तो उन्होंने मेरी कहानी देखी और उन्होंने कहा, ओझा जी आप तो बहुत बड़ा लिखते हैं। तो मैं बहुत छोटी उम्र का था, जैसे मैंने बताया 24 वर्ष का था मैं। तो आप कितना पैसा लेंगे इस लेख का? मैंने कहा जी मैंने कभी पैसे के लिए लिखा ही नहीं। तो कहते मुझे बहुत आश्चर्य है कि आप कह रहे हैं पैसे के लिए नहीं लिखा, मगर यहाँ तो हिंदी पत्रकारिता में तो बहुत सारे लोग ऐसे ही आते हैं कि जी मुझे इस स्टोरी के इतने पैसे चाहिए। तो आप पहले मिले हैं, तो ऐसा है कि मैं आपको मैक्सिमम पेमेंट इसका करवाऊंगा और इसका कतरा कतरा उपयोग करूंगा। अगर ये स्टोरी इस अंक में पूरी नहीं जाती है तो अगले अंकों में भी मैं इस स्टोरी को कंटिन्यू करूंगा। मित्रों, बहुत बड़ी बात थी उन दिनों, क्योंकि ये जो मेरा लेख था एक तो बहुत बड़ा था, और दूसरा तब जो है 1985 का ये भी है, वो अगस्त 1985 का है, ये जुलाई में छपा था। मैं अभी इसको आपको दिखलाऊंगा। तो तब रविवासरीय संस्करणों में विज्ञापन इतने प्रमुख रूप से नहीं हुआ करते थे जितने आजकल हैं। तो आपको पूरा ही पृष्ठ जो है मिलता था, इत्तेफाक की बात है। तो अब आप ये देखिए, ये रविवासरीय, ये नवभारत टाइम्स का रविवासरी है, और ये है 28 जुलाई 1985 का। तो पिछला आपने देखा था साप्ताहिक हिंदुस्तान, वो 11 से 17 अगस्त का था, और ये 28 जुलाई का, यानी कि इसमें 15 दिन का लगभग अंतर। और ये दोनों स्टोरीज मेरी हैं। पहली स्टोरी है नशीली वस्तुओं की तस्करी और नशे की बढ़ती लत, और दूसरी है एक लड़ाई जारी है नशे के खिलाफ। ये दोनों स्टोरीज मेरी हैं, और इन स्टोरीज में चित्र लगा है जो इंडियन एक्सप्रेस में कभी फोटो संपादक हुआ करते थे श्री रवि बत्रा जी का, वो अभी भी हैं मेरे साथ में, बहुत अच्छी बात है। तो ये दोनों स्टोरीज जो है जब 15 दिनों के अंतराल पे प्रकाशित हुई, तो मुझे भोपाल से एक पत्रिका निकलने वाली थी, शिखर वार्ता, वो अभी भी निकल रही है, आदरणीय श्री विष्णु राजौरिया जी उसका संपादन कर रहे थे, संपादन नहीं उसके मालिक थे। तो उन्होंने मुझे जो है निमंत्रित किया कि मैं शिखर वार्ता को ज्वाइन करूं, और तब के समय में बहुत ही आश्चर्यजनक वेतन पर उन्होंने मुझे एंगेज किया था, और मैं शिखर वार्ता का, उस पत्रिका का पहला दिल्ली कार्यालय प्रमुख बना। और वो पत्रिका, अगर आपको ध्यान हो तो ये देखिए ये 1985 का अंक है, ये 1985 अक्टूबर का अंक है, और तत्पश्चात ये सारी स्टोरीज आप देखिएगा, ये शिखर वार्ता ये पूरा बंडल है। तो जब तक मैंने BHEL नहीं ज्वाइन किया, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल ज्वाइन नहीं किया, तब तक मैं इस पत्रिका का दिल्ली कार्यालय प्रमुख था, और मेरा कार्यालय 200 नॉर्थ एवेन्यू था, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का निवास है। वहाँ से सत्यनारायण पवार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे कांग्रेस के उज्जैन से, तो उनके निवास को मेरा कार्यालय बनाया गया था, वो अर्जुन सिंह जी के निर्देश के ऊपर, क्योंकि पत्रिका जो है लगभग अर्जुन सिंह जी के वरदहस्त में थे। तो मित्रों, ये तो पत्रकारिता का कुछ हुआ। अब मैं आपसे ये बताऊंगा कि ये हस्तरेखा का और इसका क्या संयोग है। तो जब
मुझे विष्णु राजौरिया जी ने एंगेज करना चाहा। उससे पहले उन्होंने मुझे भोपाल बुलाया। भोपाल बुला करके उन्होंने मुझसे पंजाब की स्टोरी कवर करने को कहा। मैं चंडीगढ़ गया, 3-4 दिन तक मैं वहाँ रहा, पंजाब भवन में ठहरा, और फिर मैंने ये स्टोरीज़ की। स्टोरी जब उन्होंने देखी, पढ़ी, तो उन्होंने मुझे भोपाल बुलाया, और वो उस व्यक्ति के पास मुझे लेकर के गए जिसका इसमें बहुत, ज्योतिष में बहुत ज़्यादा दखल था। कोई शर्मा जी थे वो, और अर्जुन सिंह जी के को नियंत्रित करते थे। यानी अर्जुन सिंह जी को यदि स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी से मिलना होता था तो वो बराबर उनको कंसल्ट करते थे। अगर अर्जुन सिंह जी चंडीगढ़ में एज ए गवर्नर पंजाब गए थे, तो भी अगर इंदिरा जी के पास वो, तो भी अगर राजीव जी से मिलना हो या कहीं से भी मिलना हो, तो वो उनको जो है कंसल्ट करके तभी उनसे बातचीत किया करते थे। इवन शर्मा जी का ये दखल था, इतना दखल था अर्जुन सिंह जी के ऊपर, कि वो पॉइंट्स बनाते थे। अगर अर्जुन सिंह जी ने कोई पॉइंट्स बना रखे हैं कि मुझे किस क्रम में जो है श्रीमती इंदिरा जी से बात करनी है, तो उस क्रम को भी, जो विषय के क्रम को भी शर्मा जी निर्धारित किया करते थे। तो ऐसे में जब वो शर्मा जी के पास में मुझे विष्णु राजौरिया जी लेकर के गए उनके निवास पर, उनको सरकारी आवास भोपाल में उपलब्ध कराया गया था। तो शर्मा जी ने मुझे देखा, बहुत गहनता से अनुभव किया, और फिर मुझसे वहीं उन्होंने विष्णु राजौरिया जी से कहा कि विष्णु जी, इस बालक में साहित्य तो है ही है, किंतु गद्य और पद्य पर इसका समान अधिकार है। अभी उन्होंने मुझे कुछ नहीं जानते थे, मुझे कोई जानकारी नहीं थी शर्मा जी के से, कोई परिचय नहीं था। उन्होंने मुझे कहा कि ये बालक जो है, आप, ये साहित्य में भी रुझान है इसकी ज़बरदस्त, और ये गद्य और पद्य में बहुत अच्छा इनका जो है दखल है। बस राजौरिया जी को इसके अतिरिक्त और क्या चाहिए था। उन्होंने बाहर निकले हम, फिर दिल्ली जब उनका आना हुआ मध्य प्रदेश भवन में, तो उन्होंने मुझे दिल्ली कार्यालय प्रमुख घोषित कर दिया। उन्होंने कहा कि उसके बाद में आपने जिसको रखना है दिल्ली में आप रखिए। और मित्रों में, तो यहाँ से शर्मा जी से जब मेरी इस तरीके की ने शर्मा जी ने अनुभव करके मुझे मेरे बारे में कहा, तो मेरा हस्तरेखा के ऊपर और गहनता से जो है मेरा विश्वास केंद्रित हुआ। हालांकि इससे पहले जब मैं स्कूल कॉलेज में था, लोग मुझे हाथ दिखलाया करते थे और मैं उन्हें बताया करता था, और कई बातें बहुत बहुत सच हुई। एक सज्जन आए, वो क्रिकेट खेला करते थे, उन्होंने कहा, भाई मेरा हाथ देख करके बता दो मुझे, इस मेरे हाथ में क्या है। तो मैंने कहा कि भाई, आपकी पत्नी से आपका संयोग है नहीं ज़्यादा दिन तक में। उन्होंने की मतलब, मैंने कहा जी, वो आपके साथ रहेंगी नहीं। उनका, देखिए, बुरी चीज़ है, कहते वक्त में बहुत संकोच होता है, किंतु है नहीं, आपका दूसरा विवाह लिखा हुआ है। तो उनका ऐसे हो ही नहीं सकता। अब मैं लव मैरिज कितनी है हो जा, मैं तो गलत कह रहे हैं। मैं कहा ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ, मैंने तो कुछ अतिरिक्त कहा नहीं। जो आपके हाथ की रेखाएं हैं, मैंने उन्हीं को थोड़ा सा विश्लेषित किया है। मित्रों, बात आई गई हो गई, और मेरे ख्याल से 5-7 वर्षों के बाद में मेरी मुलाकात उनसे हुई। उनका नाम सुशील पुरी था, याद है मुझे अभी। और वो मिले तो बड़े दूसरी तरीके के हालात में थे। मैंने कहा, और पुरी साहब क्या हाल चाल है? कहते, यार मैं एक गल दसा। मैंने कहा, बताइए। कि तू जड़ी बात कही सी ना, वो सच हो गई। मैंने कहा, क्या हो गया? मेरे को भी ध्यान नहीं था मैंने क्या कहा था उनको। कहा था कि आपने कहा था कि मेरी पत्नी का संयोग ज़्यादा दिन तक में नहीं रहेगा और दूसरा विवाह होगा, और ऐसा ही हुआ मेरे साथ में। मेरी पत्नी का दुर्भाग्य से निधन हो गया और फिर मुझे दूसरा विवाह करना पड़ा। तो मित्रों, ये तो आज बहुत ज़्यादा समय ले रहा हूँ, लगभग 15 मिनट होने को आ रहे हैं। मैं इसको अभी विराम देता हूँ और इसको फिर दूसरे एपिसोड में कायम रखेंगे। आशा है कि हस्तरेखा पर मेरे इस कार्यक्रम में आप सहयोग बनाए रखेंगे, आप उपस्थित रहेंगे, और फिर आगे हम चर्चा भी करेंगे। आप अपने हाथ को जो है आप बताएंगे, प्रश्न पूछेंगे,
आप मुझे उनको भेजिए, मैं उनका समाधान जहाँ तक मेरी नॉलेज होगी मैं आपको अवश्य करने की कोशिश करूँगा। तो आज बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। इसका एपिसोड ज़रूर देखिएगा, सेकंड वाला। पहला तो आप देख ही रहे हैं। तो हस्तरेखा सुधेंदु ओझा के साथ इस कार्यक्रम में आपका जो है हार्दिक अभिनंदन, और अब मैं आपसे प्रणाम करता हूँ। और फिर अगले अंक में और एक दिन तय कर लेते हैं, मेरे ख्याल से हम लोग सप्ताह में एक बार अवश्य मिलेंगे।